हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर इनकम टैक्स के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वॉलेंट्री रिटायरमेंट के बारे में। जब भी कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरीली स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है तो उसके लिए जो उसको कंपनसेशन मिलता है वो कितना टैक्सेबल होता है और कितना एग्जम्प्ट होता है। अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता क्या है, कई बार एम्प्लॉय को लगता है कि वो अपनी जो पीरियड होता है, एक एम्प्लॉय का एक फिक्स सर्विस पीरियड होता है, उस एज तक ही वो सर्विस कर सकता है, उसके बाद में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ केसेस में 60 ईयर्स को लिया जाता है कि 60 ईयर्स होने तक एम्प्लॉय काम कर सकता है, उसके बाद में उसको एक रिटायरमेंट दे दिया जाता है। लेकिन कई बार एम्प्लॉय को अपनी परिस्थितियां देखते हुए या किसी भी वजह से उसको लगता है कि मैं पूरा सर्विस पीरियड अपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो वो पहले ही सर्विस पीरियड खत्म होने से पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और वो 45 ईयर्स या 40 ईयर्स की एज में जाके वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लूं, और उस रिटायरमेंट के टाइम वो रिटायरमेंट एज पर लॉ नहीं है, उसने अपनी स्वेच्छा से लिया है। इसी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहा जाता है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय जो भी क्षतिपूर्ति अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है, उस केस में उस एम्प्लॉय के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, ये सब इन सब के प्रोविजन दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 10 के सबसेक्शन 10 सी में। अब सेक्शन 10 का सबसेक्शन 10 से क्या कहता है, ये बताता है कि अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है और जो उसको उस टाइम जो कंपनसेशन मिलता है उसका कितना पोर्शन, उस अमाउंट कंपनसेशन के अमाउंट का कितना पोर्शन आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो इसमें भी आपको 4 मॉनेटरी लिमिट दी गई हैं। उन मॉनेटरी लिमिट में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उस अमाउंट का एक एम्प्लॉय को एग्जम्पशन दे दिया जाएगा और बाकी का जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे इसमें पहला अमाउंट, जैसे कि और में भी अपन ने देखा था इनमें से कितना मिलता है, उसमें सबसे पहले दिया जाता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो एक्चुअल उसको अमाउंट मिल रहा है उससे ज्यादा का तो एग्जम्पशन मिल ही नहीं सकता है उसको। तो फर्स्ट आ जाएगा अपना एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड। अब सेकंड आता है अपना कि 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ले रहा है, जो भी फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स हैं उनको इग्नोर करना है, कितने ईयर उसने कंप्लीट कर लिए हैं उन ईयर को लेना है, और उन ईयर्स के लिए हर ईयर के लिए 3 मंथ की सैलरी लेनी है। अब यहाँ सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी का मतलब मैंने दे बताया आपको, बेसिक प्लस डीए। डीए कब लेना है आपको, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड। जो अगर ये दे रखा हो आपको क्वेश्चन में तो उतना ही डीए लेना है। और कमीशन कब लेना है, जब ये बेस्ड हो ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे बेस्ड हो, तभी आपको कमीशन लेना है। तो हमारा हो गया बेसिक सैलरी हो गया, और डीए, डीए कब लेना है, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइडेड। जो जो डीए दिया जा रहा है वो सेवा शर्तों के अधीन दिया जा रहा हो तभी उसको लेना है, और कमीशन लेना है अगर वो फिक्स्ड ऑन इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर हो। तो दो हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के लिए बोल रखा है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब उसको वो अपना स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, उस टाइम उसकी सैलरी कितनी थी, उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसका एक्चुअली रिटायरमेंट कब होने वाला था, 60 ईयर्स की एज में, 55 ईयर्स की एज में, जो भी एज पर लो है उस एज में रिटायरमेंट होने वाला था उससे, जबकि उसने ले लिया रिटायरमेंट पहले ही। तो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट से लेके एक्चुअल जो रिटायरमेंट की डेट थी इसके बीच में जो भी बैलेंस मंथ बच रहे हैं उन मंथ्स की सैलरी ले ली जाएगी। उस सैलरी को कौन सी ली जाएगी, जब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है उस टाइम उसकी जो सैलरी थी मंथली सैलरी, उस मंथली सैलरी को उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, जो सेक्शन 10 से बात करता है, मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख। तो हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें 4 मॉनेटरी लिमिट दी गई है। इन चारों लिमिट में से जो भी सबसे लोअर अमाउंट होगा उस अमाउंट को एक एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिल जाएगा, और उससे ज्यादा अमाउंट जो भी होगा वो उसकी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। 4 अमाउंट मैंने बता दी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम अमाउंट आपको बता रखा है 5 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन उसको नहीं मिलेगा। एक आपको बताया है 3 मंथ सैलरी। 3 मंथ सैलरी किसकी लेनी है, जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, जो जितने ईयर उसने कंप्लीट कर लिए हैं उन प्रत्येक ईयर के लिए आपको 3 मंथ की सैलरी लेनी है। और लास्ट है कि जो भी बैलेंस मंथ बच रहे हैं, बैलेंस मंथ कौन से, आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है वहां से लेके जो एक्चुअल रिटायरमेंट डेट थी वहां तक जो आपके मंथ्स बच गए उन मंथ्स की आपको सैलरी लेनी है। और सैलरी कौन सी लेनी है, जो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो उस डेट को आपकी सैलरी क्या है।
ये आपको देखने हैं, चारों अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद में जो भी लोअर अमाउंट होगा उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब कुछ मैंने आपको यहाँ पे जो भी कंपनसेशन मिलता है उसके संबंध में एक एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे, ये सब देखेंगे, तो उससे पहले आपको कुछ की पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है कि किस किस केस में ये चीज़ें अप्लाई होती है और किस केस में नहीं होती हैं। जैसे फर्स्ट मैंने बताया है, द स्कीम अप्लाइज टू एन एम्प्लॉई हु हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। उस एम्प्लॉय ने वो वीआरएस कब ले सकता है, वो वीआरएस की स्कीम जो हो वो कब अप्लाई होगी, वो अप्लाई तभी होगी जब एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर लिए हों या उसने 40 ईयर्स ऑफ एज ये कंप्लीट कर लिया हो। ध्यान रखना है उसको कम से कम 10 साल की सर्विस करने के बाद ही वो वीआरएस ले सकता है, या फिर खुद की जो एज है 40 ईयर्स की हो जाएगी तभी ये वीआरएस स्कीम अप्लाई होगी, उससे पहले अप्लाई नहीं होगी। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम, जो क्षतिपूर्ति, जो कंपनसेशन की हम बात कर रहे हैं, ये कंपनसेशन तभी मिलेगा जब वो स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। सेकंड पे चलते हैं, इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी और ए लोकल अथॉरिटी और ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्टिंग डायरेक्टर्स। जो ये स्कीम है वीआरएस, जो कंपनसेशन मिल रहा है वीआरएस स्कीम है, वो सारे एम्प्लॉइज के लिए अप्लाई होती है, बस वो अपनी कंडीशन पूरी कर दे, 10 ईयर ऑफ सर्विस और 40 ईयर ऑफ एज। सब एम्प्लॉय पे अप्लाई होगी, किस पे अप्लाई नहीं होगी, केवल डायरेक्टर्स पे अप्लाई नहीं होती है। तो कंपनसेशन जो एग्जम्पशन निकालेंगे वो सबके लिए सेम तरीके से निकाला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एन एसएससी कैन अवेल वन टाइम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन हिज और हर लाइफ टाइम। जो एक एसएससी है, करदाता है, वो अपने लाइफ टाइम में जो एग्जम्पशन जो दे रखी है वीआरएस कंपनसेशन पे सेक्शन 1010C में जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एग्जम्पशन अपने लाइफ टाइम में केवल एक ही बार ले सकता है, दोबारा नहीं ले सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 40 ईयर्स का एज का हुआ, उसने एक कंपनी से रिटायरमेंट लिया, दूसरी कंपनी जाके ज्वाइन करी और वहां पे 10 ईयर की सर्विस करी और फिर से रिटायरमेंट ले रहा है और फिर से वो लिमिट अवेल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसका एग्जम्पशन केवल एक ही बार मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ टेकन। ये मैंने बता दिया आपको कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है आपको। अगर इवन मोर देन 6 मंथ भी दे रखा है तो भी आपको इग्नोर करना है, केवल कंप्लीटेड ईयर ही लेना है सर्विस के। लास्ट है, इफ एन assessee has been allowed any relief under section 89 for any assessment year in respect of any amount received or receivable on his voluntary retirement, no exemption under section 1010C apply। किसी भी, ये आपको ध्यान रखना है, लो भी यही कहता है कि कोई भी करदाता हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक अमाउंट के लिए वो एग्जम्पशन एक ही बार ले सकता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में ले। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन है 89। ये सेक्शन कहता है अगर आपको अमाउंट, मान लीजिए एरियर का अमाउंट हुआ, ऐसे कोई अमाउंट आपको जिस ईयर में मिलने वाले थे उस ईयर में नहीं मिलके दूसरे ईयर में मिलते हैं, तो उस केस में रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। रिलीफ ऐसे कैलकुलेट की जाती है कि अगर एक्चुअली वो अमाउंट जिस ईयर में मिलना चाहिए था उसी में मिलता तो आपका टैक्स कितना बनता, और अगर अब मिल रहा है तो टैक्स कितना बन रहा है। अगर आपको टैक्स अभी ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर उसी टाइम मिल जाता तो टैक्स आपको कम देना पड़ता, और अब ज्यादा देना पड़ रहा है तो जो बैलेंस अमाउंट पे आपको रिलीफ मिल जाती है। ये आपको आगे भी एक डिटेल में बता दिया जाएगा, आगे आ जाएगा ये। तो अगर असेसी सेक्शन 89 में रिलीफ अवेल कर रहा है तो सेक्शन 1010C की एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलेगी। ये आप ध्यान रख लेना, एक कॉमन चीज है। कोई भी करदाता हो वो एक अमाउंट के लिए जो एग्जाम्पशन या रिलीफ जो क्लेम है, क्लेम एक ही सेक्शन में कर सकता है, एक से ज्यादा सेक्शन में नहीं कर सकता। और जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट की स्कीम है वो किस किस पे अप्लाई होती है, जो अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उन पे भी होती है, लोकल अथॉरिटी पे भी होती है, जो भी यूनिवर्सिटीज है उन पे भी होती है, भारतीय तकनीकी संस्थान पे भी होती है, और अगर अधिसूचित प्रबंध संस्थान है उन पे भी होती है, कोई सहकारी समिति है, केंद्रीय व राज्य सरकार है उन पे भी अप्लाई होंगी, कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को छोड़कर, ऐसे संस्थान जिसे राज्य या भारत सरकार ने महत्व का घोषित किया हो उस पे भी अप्लाई होगी। तो मतलब ओवरऑल ये सभी पे, कंपनीज वगैरह पे जो है जहाँ पे भी वीआरएस लिया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, वहां ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी। तो आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं सारे, कि कैसे कौन कौन से की पॉइंट्स जो मैंने बताए सारे ध्यान रखने हैं। उसी के बाद आपके एग्जाम्पशन कैलकुलेट करना है, और जो एग्जाम्प्ट अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा नहीं, और बैलेंस अमाउंट पे एक एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा। अब इस स्कीम को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं कि श्री देवेंद्र इज एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक कंपनी एंड इज पेड ए सम ऑफ ₹6 लाख ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस।
एक देवेंद्र जी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं और वो स्वैच्छिक रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और उसके टाइम उनको कितना अमाउंट मिल रहा है, 6 लाख अमाउंट मिल रहा है, 6 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं। द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट इन द कंपनी, कंपनी में नॉर्मल एज कितनी है रिटायरमेंट की, 60 ईयर्स है। हर एम्प्लॉय 60 ईयर्स की एज होते ही उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। एंड देवेंद्र हु वाज 45 ईयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब जब वो जो देवेंद्र जी हैं जब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं उनकी एज हुई है 45 ईयर्स एंड कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, उसने 20 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है। मतलब स्कीम तो अप्लाई होगी, स्कीम क्या करती थी, अपनी 10 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया हो या फिर उसने 40 ईयर की एज कंप्लीट कर ली हो, दोनों ही ये कंप्लीट कर रहे हैं तो वीआरएस स्कीम अप्लाई हो रही है और उसमें वीआरएस ले रहा है। हिज मंथली सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज एज फॉलोज, जब वो रिटायरमेंट ले रहा है उस टाइम उसकी सैलरी कितनी थी, बेसिक पे बताया 10,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस बताया 6,000 पर मंथ, लेकिन 6,000 में से केवल 50% इज इंक्लूडेड फॉर पेंशन, तो 50% है वो ही फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो हैं, तो हम केवल कितना अमाउंट लेंगे, 50% ही अमाउंट लेंगे, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला था डीए कब लेना है, जब वो सेवा शर्तों के अधीन हो, तो 50% ही बताया आपको, तो इसमें से केवल 3,000 ही लेना है। और बताया गया हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, ये मैंने बता दिया है, उन तीन के अलावा सैलरी में कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। बेसिक पे डीए अगर इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तब डीए लेना है, और एक कमीशन लेना है, अब अगर वो बेस्ड है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर पे तब ही लेना है, तो कमीशन की बात इसमें आ नहीं रही। और अदर कोई इसको अलाउंस दिए जा रहे हैं, कोई परक्यूजिट्स दिए जा रहे हैं, वो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन अमाउंट, एग्जम्पशन अमाउंट के कैलकुलेशन के जो सैलरी का अमाउंट ले रहे हैं उसमें वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये आगे कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, तो अंडर द एक्ट कितना कंपनसेशन आपका टैक्सेबल हो गया निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको 4 मॉनिटरी लिमिट बताई थी, सेक्शन 10(10) से बात करता है कि आपको 4 अमाउंट निकालने हैं, इन चारों अमाउंट से लोअर अमाउंट होगा उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। फर्स्ट आपको बताता है कि एक्चुअल कंपनसेशन कितना मिला है, वो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर 6 लाख रुपीज मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम बताया गया है कि वॉलंटरी अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको मैक्सिमम 5 लाख का एग्जम्पशन मिल सकता है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो गया अपना 5 लाख। अब थर्ड जो आता है वो आता है कि 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी लेनी है, किसके लिए लेनी है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो उसके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उन सब ईयर्स के लिए, हर ईयर के लिए 3 मंथ की आपको सैलरी लेनी है। अब सैलरी का मतलब बताया था मैंने, बेसिक पे प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो हमें बेसिक पे बताया गया 10,000 पर मंथ और डीए बताया जा रहा है 6,000, लेकिन 6,000 में से केवल 50% ही इंक्लूड हो रहा है पेंशन के, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई हो रहा है, तो इसमें से केवल 50% लेना है। 6,000 का 50% कितना हो जाएगा, 3,000। केवल डीए हमें तभी लेना था या तो सेवा शर्तों के अधीन हो या निवृत्ति लाभों हेतु वेतन माना गया हो, ये ध्यान रखना है आपको, तो आपको अलग से दे दिए 50% ही माना जा रहा है निवृत्ति लाभों के लिए, रिटायरमेंट लाभों के लिए, तो 50% ले लेंगे, 3,000 लेंगे, तो अपना मंथली सैलरी कितनी ली जाएगी इसके पर्पज के लिए, 30,000 पर मंथ। ओके, तो हमारी सैलरी निकाल लेंगे 3 मंथ की, 3 मंथ की सैलरी लेनी है, 3 मंथ की सैलरी हो गई 13,000 पर मंथ है, और कितने टाइम की लेनी है, फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं इसकी, 20 ईयर्स की सर्विस इसने कंप्लीट कर ली है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो अपना अमाउंट आ गया 7,80,000। अब लास्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसने बोला था लास्ट अमाउंट कहता है कि जो रिमेनिंग पीरियड बचा है, रिमेनिंग पीरियड किसका, जब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है वहां से लेके उसका एज पर लो रिटायरमेंट, अगर एक्चुअल में रिटायरमेंट होता तब तक उसके कितने मंथ्स बैलेंस बच रहे हैं, तो हमने देखा कि 45 ईयर्स में ही वो रिटायरमेंट ले रहा है, देवेंद्र जी रिटायरमेंट ले रहे हैं, और एक्चुअली रिटायरमेंट होता कितने में, वो 60 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट होगा, मतलब 15 ईयर्स एगो उसने 15 ईयर्स पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। अगर 15 ईयर्स पहले ले लिया तो 15 ईयर्स में मंथ कितने हो गए, एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिटायरमेंट के टाइम उसकी सैलरी थी, सैलरी मैंने बता दिया 3 ही अमाउंट के लिए वो इंक्लूड किए जाते हैं, तो हमारी सैलरी आ रही है 13,000 पर मंथ, 13,000 इंटू 15 इंटू 12, तो हमारा अमाउंट आता है 23,40,000। अब इन चारों अमाउंट में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उसका आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बैलेंस अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। जो हमारा सबसे लोअर अमाउंट है वो हमारा 5 लाख है, 5 लाख तक की उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, और बाकी का अमाउंट कितना, 6 लाख से टोटल मिला था, 5 लाख एग्जम्पशन मिल गया, और बाकी का अमाउंट आता है 1 लाख, 1 लाख उसका टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये 4 मॉनेटरी लिमिट कौन कौन सी होंगी, ये एग्जामिनेशन सेक्शन 10(10)(c) में दिया गया है, और कौन कौन से की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये मैंने बता दिया है। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।